पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट राउंड को तो बुइया ने बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया और सेकंड राउंड में अर्ब को पकड़ना था और जो अर्ब को पकड़ेगा वही फाइनल में विनर निकलेगा इस कंपटीशन का, जिस वजह से अब सारे लोग इस फाइट में आ चुके थे। सभी को एक दूसरे के साथ फाइट कर अर्ब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बुइया सबसे आगे निकल रहा था तो सभी ने टीम बना लिया ताकि वो बुइया को हरा सके। पर फिर भी बुइया ने अपनी हिम्मत और पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट के दौरान ब्रेक थ्रू करते हुए और सभी को हरा देता है और सभी को हराने के बाद फाइनली वो ये कंपटीशन फर्स्ट रैंक से जीत चुका था, जिस वजह से उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन खुशी में शामिल होने के लिए उसके अंकल जिंदा नहीं बचे थे, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सीतू जो था वो अपने भाई कांग और उस लड़की से कह रहा था, देखते जाओ अब किसी भी टाइम पे बुइया यहाँ पे आता ही होगा। एक बहुत ही बढ़िया कमाल का शो हमें देखने के लिए मिलने वाला है, बिल्कुल अच्छी फीलिंग आएगी। तो ऐसे कमाल के शो को अगर दारू के साथ एंजॉय किया जाए तो और भी बढ़िया होगा। वो उस लड़की से कहता है, जाओ और अच्छी वाली शराब ढेर सारी लेकर के आओ। इस पे वो लड़की कहती है, ठीक है मैं शराब तो लेके आऊंगी, लेकिन मेरे शराब लाने से पहले तुम बुइया को जान से मत मार देना, उसे मरते हुए मुझे भी देखना है। ये तभी उसके घर के बाहर बुइया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सीतू तू कहाँ छुप के बैठा है, अगर तेरे पास हिम्मत है ना तो मेरे सामने आना। तो सीतू कांग से कहता है, देखो आ गया मेन कैरेक्टर, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे और देखो ये आखिरकार यहाँ पे आ ही गया। तो वहीं बुइया सीतू के घर के बाहर आ चुका था और वहाँ पे खड़े जितने भी डिसाइपल थे वो सब लोग बुइया को देखकर कहते हैं, लगता है ये अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। ये तो अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल 6 पे ही है, लेकिन सीतू तो लेवल 7 पे है। तो सीतू इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है। तो क्या पता आज के दिन ये बुइया यहाँ पे मारा ही जाए। कि तभी वहाँ पे सीतू आता है जो कि बुइया से कह रहा था, मुझे तो आज पता चला है आज ना किसी ने कंपटीशन जीता है, तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही कंपटीशन जीते हो, तभी तो तुमने सेक्ट के अंदर एंट्री ली है, वरना कहाँ किसी नौकर को यहाँ पे बुलाया जाता। और अगर तुम अपना कंपटीशन जीत चुके हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ ना अपने अंकल के साथ और उनके साथ एंजॉय करो और पार्टी मनाओ उनके साथ कि तुमने कंपटीशन को जीता है। ओ अच्छा अब समझ में आया, तुम्हारे तो अंकल ही अब नहीं रहे। इतनी अफसोस की बात है कि वो बूढ़ा अंकल तुम्हारा मर गया और लगता है कि मैंने उसे देखा था कि जब तुम कंपटीशन जीतने वाले थे ना तो वो बेचारा पहले ही भागा भागा गया तुम्हारे लिए अच्छी वाली शराब तैयार करने के। इसका शायद उसने तुमसे वादा भी किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो बेचारा शराब पी तक नहीं पाएगा और मैंने उसका खेल घर के अंदर ही खत्म कर दिया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि किसी को तड़पा तड़पा के मारूं। मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे अंकल को मारा, मैंने सीधा अपनी स्वर्ण ली और तुम्हारे अंकल के दिल में घुसाकर आर पार कर दिया। बस एक ही अटैक किया था, उससे ज्यादा अटैक नहीं किया था मैंने। तो तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। क्या तुम यहाँ पे मेरा एहसान मानने के लिए आए हो? और उसकी बातें सुन सुनकर बुइया का जो दिमाग था वो एकदम ज्यादा गर्म हो जाता है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसकी कोई हद ही नहीं थी और उसका बस चले तो एक एक करके वो सबको एक साथ काट दे। तो फिर सीतू कहता है, अरे अरे देखो इस बच्चे को, इसको तो गुस्सा आ रहा है। क्या तुम्हें गुस्सा उतारने के लिए कोई चीज चाहिए क्या? तो फिर तुम शांत क्यों खड़े हो? देखो तुम्हारे पास कितने लोग हैं, जाओ 2-4 को मारकर अपना गुस्सा शांत कर लो, मैंने थोड़ी ना रोका है तुमको। इसके बाद वो अपने साथियों को भेज देता है बुइया के ऊपर हमला करने के लिए। तो उसके सारे के सारे साथी बुइया के ऊपर जैसे अटैक करने के लिए आ रहे थे, पहले साथी को तो बुइया ऐसा मारता है कि एक ही बार में वो बंदा मर चुका था। बंदे के मरते ही सीतू यहाँ पर आकर कहने लग जाता है, बस सब हो गया। तो तुमने सेक्ट के बंदे की जान ली है ना, तो रूल में यही कहा था जो ऐसा करेगा उसकी भी जान ले ली जाएगी। अब मैं बेफिक्र तुझे मार सकता हूँ और कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं रहेगा मेरे ऊपर। और सारे के सारे लोग एक के बाद एक करते हुए बुइया के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुइया तो सीतू के साथियों को एक ही सेकंड में वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है। इस वजह से अब सीतू आ चुका था बुइया से फाइट करने के लिए। फिर सीतू को जो सबसे खास टेक्निक थी वो थी आइस पावर। वो उसकी मदद से बुइया के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन बुइया उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन तभी सीतू ने अपने एक आइस क्रिस्टल बनाते हुए अपने चारों तरफ घेरा बना लिया था, जिसके अंदर बुइया फंस चुका होता है और अगर वो जरा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पत्थर उसको चुभ कर उसकी जान ले लेंगे। तो फिर सीतू कहता,
अरे वाह, तू इस अटैक से बच गया, ये तो बहुत अच्छी बात। अब खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तेरे अंकल को मारने में ना उतना मजा नहीं आया, वो तो बस एक ही अटैक में मर गए। और अगर तू भी मेरे एक ही अटैक में मर जाता, क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया प्लानिंग जो बना के रखी थी, तो फिर इसका फायदा क्या होता। मैं तो जी भर के तुझे तड़पा भी नहीं पाता। तो अब तू तैयार हो जा मेरे कुछ और अटैक खाने के लिए, क्योंकि इतने से तो मेरा भी मन नहीं भरा है। अभी मैं और तुझे मारूंगा। और ये सुनकर भुइया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे भुइया अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे जितना भी आइस वाला अटैक था वो सभी का सभी डिस्ट्रॉय हो चुका था। और भुइया अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करते हुए उसको टॉप लेवल का आर्टिफैक्ट मास्टर ने दिया था स्टिक वाला, उसकी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। उस वजह से उसने ऐसा ब्रूटल और ऐसा खतरनाक अटैक सीतू के ऊपर किया था कि सीतू की हालत खराब हो जाती है, उसका एक हाथ फट के सीधा बाहर हो जाता है। और ये देखकर सीतू एकदम घबरा जाता है और अब उसको डर लगने लग गया था कि शायद मैंने भुइया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। वो कहने लगता है, बड़े भाई कहाँ छुप के बैठे, बाहर आओ ना और मुझे बचाओ, ये भुइया पागल हो गया, अब तो ये मेरी जान ही ले लेगा। और भुइया जैसे सीतू की जान लेने वाला था कि तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई कांग पहुँच जाता है, जो कि अपने अटैक को करते हुए भुइया को यहाँ पे रोक लेता है। और कांग जो था वो असल में बॉडी टेम्परिंग लेवल के एक लेवल पे था, सीतू से एक लेवल आगे। और कांग यहाँ पे आने के बाद भुइया से कहता है कि तुमने यहाँ पे कितने सारे डिसेबल को जान से मार दिया, और ऊपर से मेरे छोटे भाई को ऐसा मारा है कि उसका हाथ ही कट गया और वो कितना ज्यादा घायल। ये करके ना तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेट के रूल के बारे में मुझे नहीं पता, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके बाद वो अपनी बड़ी वाली स्वर्ड को बाहर निकालते हुए भुइया के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। भुइया तो अपने स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर भुइया कहता है, तू यहाँ पे अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आया, तेरे से बढ़कर ना मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अंकल के लिए आज ही फैसला हो जाएगा कि अच्छाई की जीत होती है या फिर बुराई की, क्योंकि मैं तो अपना इंसाफ अपने हाथों से लेना पसंद करूंगा। वो यहाँ पे बहुत मारता उस कांग को, लेकिन कांग भी कमजोर नहीं था, वो भी अपनी अटैक की मदद से भुइया को मारे जा रहा था। उसके पास भी आइस टेक्निक थी और उसके पास जो आइस टेक्निक थी वो सीतू से भी कहीं ज्यादा एडवांस लेवल की थी, तो वो यहाँ पे अच्छी तरह से टक्कर दे पा रहा था भुइया को, और वो उसके ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक करते जा रहा था। तो फिर पीछे से सीतू अपने भाई कांग से कहता है, देखो भाई, इसको इतनी बुरी तरीके से मारना कि इसकी हालत खराब हो जाए, लेकिन जब तुम आखिरी अटैक करने जाओगे ना, जब इसकी जान चली जाए तो मुझे बुला लेना, क्योंकि वो अटैक मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर, और इसकी जान जाएगी तो बस मेरे हाथों से जाएगी, क्योंकि इसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। फिर भुइया एकदम ज्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर वो अपने ऑरा को एक साथ इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे अपनी पूरी बॉडी का ऑरा एक उंगली में समाते हुए हल्का सा अटैक क्या करता कि जो कांग था वो उड़कर दूर फेंका चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह गए थे, ये भुइया ने कैसे करके दिखाया अपने पूरी बॉडी का ऑरा वो भी उंगली में ट्रांसफर करना, ये मामूली काम नहीं है। ये तो इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर ले रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो ये तो आगे चल के कहां से कहां चला जाए। तो फिर सीतू कांग से कहता है, बड़े भाई कुछ भी करो लेकिन इस भुइया को जिंदा मत छोड़ना, और अगर आज ये जिंदा बच गया ना तो ये हमारी जिंदगी जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन अब भुइया तो भड़क चुका था और वो कांग को बहुत ही मारना शुरू कर देता, लेकिन कांग अपने सबसे खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता, जिस वजह से एक आइस फॉर्मेशन बन चुका और उस फॉर्मेशन के अंदर भुइया पूरी तरह से कैद हो जाता है और उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तो फिर कांग कह रहा था, अब तू कुछ भी क्यों ना कर ले, तू मेरे इस अटैक से नहीं बचने वाला है, क्योंकि आज तक कोई भी इस अटैक से बचा ही नहीं है। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जितना भी उसने फॉर्मेशन बनाया था वो उस फॉर्मेशन में से अटैक निकालकर वो भुइया के ऊपर करने वाला होता। तो फिर भुइया समझ चुका था कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा इस अटैक से बचने के लिए, वरना ये अटैक मेरी जान ही ले लेगा। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे आने के बाद अपनी यन और यंग एनर्जी को आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे यहाँ पे मर्ज हो रही थी वैसे वैसे वहाँ पे एक ड्रैगन का रूप बनता जा रहा, मानो कि यहाँ पे एक ड्रैगन स्पिरिट तैयार हो रही हो और वो भी यंग और यंग एनर्जी से बनी हुई हो, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। और भुइया जैसे ही अपनी पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जमीन पे अपनी स्टिक को पटकता है कि तभी वहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है। वो क्या ही कमाल की ड्रैगन स्पिरिट लग रही थी, जो कि प्योर और यंग एनर्जी से बनी हुई थी। सभी लोग देख कर एकदम तंग रह जाते कि भुइया ने तो ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया, आखिरकार ये इसके पास आया तो आया कैसे। कांग भी ये देख के हैरान रह चुका था, तो अब वो समझ जाता है
मामूली अटैक भुइया का कुछ भी नहीं कर सकता। ये भुइया जितना दिखता है उतना कमजोर है नहीं। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपने अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है और बहुत ही पावरफुल और खतरनाक अटैक कर दिया था उस ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं होता। ड्रैगन स्पिरिट अपने मुंह से दबाते हुए उस स्लैश अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जो कांग की हालत थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अकेले भुइया ने सीतू की वाट लगा और कांग की भी वाट लगा दी। कांग की हालत ऐसी खराब हुई थी कि वहाँ पे वो अपना दम ही तोड़ देता है। उसने तो कांग को जान से ही मार दी। तभी वहाँ पे वो लड़की पहुँच जाती जो कि शराब लाने गई। उसको लग रहा था कि यहाँ पे भुइया उसको मरा हुआ दिखाई दे, लेकिन उसको क्या पता कि उसको कांग ही मरा हुआ दिखाई दे। वो एकदम पागल हो जाती। अरे कांग तुम्हें क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? ये सी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? तुम मुझे सेक्ट में लेकर आए थे ना जहाँ पर रखने के लिए, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें क्या हुआ? होश में आओ ना। लेकिन कांग तो मर चुका था, वो होश में आएगा कैसे? फिर सभी के ऊपर एकदम सन्नाटा छा चुका था और सभी लोग हैरान रह गए भुइया को देखकर कि भुइया ने एक क्या कर दिया। उसने इस सेक्ट के एक पावरफुल बंदे की जान ले ली, वो भी कम लेवल पे होने के बाद। तो फिर सीतू समझ चुका था कि उसका भी अंत करीब है, उसको भुइया छोड़ेगा नहीं। वो तो एकदम डर जाता है। तो फिर भुइया जो था वो सीतू से कहता, मेरे अंकल हमेशा क्या कहा करते, वो कहते थे कि इमोर्टल इंसान कभी भी इमोर्टल इंसान के साथ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि इमोर्टल लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अब मुझे क्या लगता है पता है, मेरे अंकल का कहना गलत है। जब मोर्टल इंसान अपने पे आता है ना, वो इमोर्टल को उसकी औकात दिखा सकता है। इंसान का ईगो और इंसान का गुस्सा सबसे खतरनाक चीज है। और जब वो दिमाग पे चढ़ता है ना, तब वो देखता नहीं कि सामने कौन है। जो हाल तेरे भाई का हुआ वही हाल तेरा होगा। मैं अपने अंकल को इंसाफ दिला के रहूंगा और ऐसा इंसाफ दिलाऊंगा कि वैसा करने के बारे में कोई लाख बार सोचे। सीतू यहाँ पे भुइया से रिक्वेस्ट करा, तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरी जान बख्श दे। तूने मेरे भाई को भी मार दिया, अपने भाई का बदला भी तुझसे नहीं लूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि तेरे अंकल को मारने की सजा मुझे मिल गई, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भुइया नहीं सुन, वो अपनी स्टिक से ऐसा घसीट के मारता है कि उसी जगह पे सीतू भी अपना दम तोड़ देता और दोनों भाइयों को भुइया ने अकेले ही जान से मार दिया। और दोनों भाइयों के मरने की खबर जैसे ही तीसरे भाई को लगती है, वो अपना वाला सेक्ट छोड़ के भाग आता, क्योंकि ये जो बड़ा वाला भाई है ये दूसरी जगह पे रहता है जहाँ पे ज्यादातर पावरफुल लोग रहते हैं, क्योंकि ये अपने मास्टर का चहेता और इसकी जो पावर है वो दोनों भाइयों के डबल से भी ज्यादा है। वो जैसे अपने भाइयों को मरा हुआ देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार मेरे भाई कैसे मर गए, जिसका नाम था मिनलांग। मिनलांग यहाँ पे आने के बाद भुइया से कहता है, तुमने ना मेरे दो भाइयों को मार दिया, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? क्या कभी तूने मेरे बारे में जाना है? तू तो पहली बार इस सेक्ट में कदम रखा है और इस सेक्ट में जिससे भी पूछेगा ना, वो मेरा नाम डर डर के बताएगा तुझे, और तूने ऐसे इंसान से पंगा लिया। वो भुइया को एक ही अटैक में मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, लेकिन भुइया भी यहाँ पे अपनी हिम्मत नहीं हारा था। वो उसके अटैक से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि तभी उसी बीच में वो लड़की भी कूद जाती जो कि कांग की बंदी। वो यहाँ पे भुइया से बदला लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो अटैक यहाँ पे हो पाता कि उससे पहले वहाँ बीच में यानली आ जाती। वो यहाँ पे आने के बाद सारे लोगों से कहती, अगर किसी ने भुइया के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और भुइया मेरे पीक को आज ज्वाइन कर चुका है और अब यह मेरा जूनियर डिसाइपल, तो इसके ऊपर आंख उठाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो फिर मिनलोंग कहता है, यानली तू मुझे गुस्सा मत दिला और तू मेरे रास्ते से साइड हो जाना। मैं भुइया को जान से मारे बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना, मुझे इंसाफ चाहिए। तो फिर यानली कहती, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही बुला लिया सेक्ट लीडर को और वो ही यहाँ पे आकर इंसाफ दिलाएंगे। कि देखते ही देखते वहाँ पे सेक्ट लीडर आकर पहुँच चुके थे और फिर मिनलोंग सेक्ट लीडर से सारी शिकायत बताना शुरू कर देता कि किस तरह से भुइया ने मेरे दोनों भाइयों को जान से मारा। लेकिन सेक्ट लीडर तो उसको ही चिल्लाना शुरू कर देते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना सेक्ट छोड़कर यहाँ पे आने की, और यहाँ पे जो भी हुआ है ना तेरे भाइयों के साथ उसमें उन्हीं की गलती थी और उनको ये सजा भुइया दे या फिर कोई और दे। और हमारा सेक्ट जो है ना वो अच्छाई के रास्ते पे चलता है और इस सेक्ट के हर एक मेंबर की अगर स्वर्ड उठती है ना तो वो अच्छाई के लिए उठती, ना कि बुराई के लिए। और तेरे भाई ने इस भुइया के अंकल की जान ली थी और वो भी अपने स्वर्ड की मदद। उसने ना इस सेक्ट के स्वर्ड का नाम खराब किया और उसका सर शर्म से झुका दी। तो तुझे क्या लगता तेरे भाइयों को मैं छोड़ देता? मैं भी यही हाल करता तेरे भाइयों को। इसलिए दफा हो जाए, जहाँ पे तेरा सेक्ट है ना वहीं पर जाकर रह और तुझे इस पीक में आने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर यहाँ पे जो सेक्ट लीडर से वो भुइया से कहते हैं, देखो भुइया, तुमने यहाँ पे दोनों भाइयों को मारा और जो इन दोनों के साथी थे वैसे भी 3 लोगों को मारा, टोटल 5 लोगों की जान ली वो तो ठीक की है, लेकिन जो तुमने तरीका अपनाया है ना वो बिल्कुल ट्रूथलेस वाला है। बड़ी बेरहमी से तुमने इन लोगों को मारा, तो मुझे तुम्हें रूल के हिसाब से 1 साल की सजा देनी पड़ेगी। तुम 1 साल काल कोठरी में रह लेना, उसके बाद तुम पूरी तरीके से आजाद हो, फिर तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये सुनकर भुइया भी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। फिर वो कहता है, सजा लेने से पहले मुझे बस एक बार अपने अंकल की कब्र पर जाना है, उनका अभी देहांत हुआ है, तो उनके लिए प्रार्थना करनी। तो सेक्ट लीडर इसकी परमिशन दे देते। फिर उसके बाद भुइया जो था वो अपने अंकल के कब्र के पास आता है और वही खास वाली शराब लेके आया हुआ था जिसे पीने की इच्छा अंकल को भुइया के साथ थी जब वो कंपटीशन जीत जाए, लेकिन ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से भुइया बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल, जब आप मुझे इस सेक्ट में लेकर आए थे ना, तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत ना बचे, तो तुम मेरा ख्याल रख। तो अंकल, आप मुझे अभी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तो आपका ख्याल भी रखना था, आपकी देखभाल करनी थी, पर आपने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया और जो आपने किया मेरे लिए उसका एहसान मैं आज तक नहीं चुका पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए, मैं कितना बदनसीब हूँ। लेकिन देख लेना, जैसा मेरा सपना था कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनूं और लोगों को इंसाफ दिलाऊं और मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, देख लीजिएगा मैं वैसा इंसान बन के दिखाऊंगा और आप जहाँ पे भी होंगे आपको प्राउड फील होगा। और फिर उसके अंकल की स्पिरिट वहाँ पर आती, जो यहाँ पे भुइया को आशीर्वाद देने की कोशिश कर रही थी। तुम जहाँ पे भी जाओगे, जिस भी सफर में जाओगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी, तुम हमेशा कामयाब रहोगे। तो इस चीज से भुइया का दिल भर आया कि मेरे अंकल इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन तभी भुइया जो था वहीं पर एक पेड़ था, उसके ऊपर बैठा एक छोटा और प्यारा सा बंदर दिखाई देता जो कि मस्त शराब पी रहा और वो भी भुइया से चुरा। और इस चीज को देख भुइया को उसके अंकल की याद आने लगती है कि उसके अंकल कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन क्यों ना, शराब पीना कभी नहीं भूलते थे, उनको शराब चाहिए ही होती थी। तो इसी तरह का ये बंदर है। तो फिर भुइया उस बंदर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, आज से ना तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें जब भी देखूंगा ना तो मुझे मेरे अंकल की याद आएगी, तो तुम रहना चाहोगे ना मेरे साथ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। और ये सुनकर वो बंदर बहुत ही ज्यादा खुश होकर उछलने लगता है क्योंकि उसे भुइया का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए भुइया उसे अपने साथ शामिल कर लेता है और वो दोनों वहाँ से उस सजा को काटने के लिए जा चुके थे जो कि सेक्ट लीडर ने भुइया को दिया था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।